अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत फैसले करती जा रही है, लोगों पर मुसल्लत करती जा रही है, चाहे वो मैशत को लेकर फैसले हो, नैब तरमीम के हवाले से हुकूमत जो फैसले कर रही है, कानून साजी कर रही है, या नए टैक्सेस अवाम पर मुसल्लत करने के हवाले से फैसले हों। अवाम के पास कोई चारा नहीं है कि उसको कबूल करे, लेकिन अवाम का इन हालात में जो है ना गुजारा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, तनकीद करती है। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शहबाज शरीफ को अब वजीर आजम बना दिया जाएगा। मैंने एक दिन न्यूट्रल्स को ये बताया, उनसे बात की कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब के FIA के केसेस हैं, 8 अरब के शहबाज शरीफ और उसके बेटे पर और नैब के केसेस हैं। ये ओपन एंड शट केसेस हैं, इनको जरूर सजा होगी, हर हाल में सजाएं होंगी, अदालतें आजाद हैं। लेकिन शहबाज शरीफ को फिर भी वजीर आजम बना दिया गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि जब मुझे साजिश का पिछले साल पता चला तो मैंने ये सोचा कि किसको ये वजीर आजम बनाएंगे। क्या शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे जिस पर अरबों रुपए के केसेस हैं FIA के और नैब के? तो उन्हें, मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को आज तक ये चीज समझ में नहीं आई है कि इतने केसेस होने के बावजूद, ओपन एंड शट केसेस जिनको वो बोलते हैं, सबके बावजूद कैसे शहबाज शरीफ को जो है वो वजीर आजम बना दिया गया। लेकिन बात यह है कि अब इमरान खान साहब के पास, तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? वो तो लॉन्ग मार्च करना चाहते थे। वो कहते थे कि हम तब तक इस्लामाबाद जाकर बैठेंगे जब तक इलेक्शंस की डेट वहां से हम लोग ना लेकर आ गए। महंगाई मार्च तो करें, पिछले बार भी इन्होंने महंगाई मार्च किया। लेकिन हुकूमत जो फैसले कर रही है, नैब तरमीम उन्होंने की है, नए टैक्सेस लगा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करने के अलावा क्या ऑप्शन है अवाम के पास, तहरीक इंसाफ के पास? तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या है? वो क्या करेंगे? क्या वाकई अभी भी उनका प्लान है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है और इस्लामाबाद में जाकर तब तक बैठना है जब तक वहां से नए इलेक्शंस की डेट वो नहीं लेकर आ जाते? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनुमा है, सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, साबिक वफाकी वजीर हैं असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब आपका। असद उमर साहब, क्या ये वाकई सब NRO की लड़ाई थी? आप खुरम दस्तगीर के बयान देख लें, आप राना सनाउल्लाह के बयान देख लें कि इस नवंबर के बाद कुछ ऐसी तब्दीलियां होनी थी, बड़ी तब्दीलियां बड़े पैमाने पर होनी थी, जिसके बाद सबको नाअहल करवा देना था और आप लोग चाहते थे कि मैदान हो और सिर्फ तहरीक इंसाफ हो। क्या जिस NRO की आप लोग बात करते थे वो मकसद मौजूदा हुकूमत का पूरा हो गया है? जी, ये तो खुर्रम दस्तगीर ने बड़ा अच्छा कर दिया कि उन्होंने किसी के जहन में कोई इबाम छोड़ा ही नहीं। आपको पता है इमरान खान तो पहले दिन से यही कह रहे थे। अब उनकी पहली स्पीच जो एज वजीर आजम की, उसमें भी उन्होंने कहा था कि देख लेना ये सब इकट्ठे हो जाएंगे जिस वक्त ये करप्शन केसेस की बात आएगी। आज से उनके 10 साल पहले के भी इंटरव्यू उठा के देख ले तो उस वक्त भी यही कहते थे कि अंदर से ये एक ही है। और वही उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि करप्शन के केसेस थे, वो करप्शन के केसेस जो हैं वो हतमी अंजाम तक पहुंच रहे थे, इसलिए हमने हर सूरत में चाहे साजिश हो या कुछ भी करने की जरूरत पड़े हमें इमरान खान की हुकूमत को गिराना था। लेकिन जो उन्होंने खतरनाक बात की उसके साथ कि उन्होंने इस बयानिए को जोड़ दिया आर्मी चीफ की तकर्रुरी के साथ। नवंबर से उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है ये होना था क्योंकि नवंबर में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी होनी थी और उस नए आर्मी चीफ के साथ मिलके हर गैर कानूनी, हर गैर आईनी काम करना था इमरान खान ने। ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है। और जाहिर है जो भी आर्मी चीफ बनना है वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के टॉप 3, 4, 5 जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, जनरल्स हैं, उनमें से एक है। तो उसके ऊपर उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके साथ मिलकर ये सारी साजिश की जानी थी और ये सारा आइन का, पूरे कोर्ट का सिस्टम जो है वो खत्म हो जाना था। जाहिर है फिर अपनी मनमानी से अगर फैसले आने थे तो कोर्ट तो खत्म हो गए ना, आजाद कोर्ट खत्म हो गए, जमहूरियत खत्म हो गई। ये बहुत बड़ा उन्होंने इल्जाम लगा दिया और मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि उनसे पूछ नहीं रहा कि भाई ये तो बता दो ये साजिश में दूसरा पार्टनर कौन था, ये कौन था जिसने इमरान खान के साथ मिलकर ये सब कुछ करना था। वैसे आप लोगों का कोई प्लान था कि इनको डिस्क्वालीफाई करवाया जाए, इनको मैदान में रहने ना दिया जाए, खेल से बिल्कुल आउट कर दिया जाए? कोई वैसा प्लान था आप लोगों का? देखिए, इमरान खान की सियासत जो है, 26 साल की सियासत जो है वो एहतसाब को, अमल को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सियासत की है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो चाहते थे कि एहतसाबी अमल हो, वो एहतसाबी अमल सबके ऊपर बराबरी की बुनियाद के ऊपर लागू किया जाए।
और यही वजह बनी कि उनके अपने दो पंजाब गवर्नमेंट के सीनियर वजीर सिप्तैन, जो कि उनके अपनी सीट के नीचे के एमपी हैं, और अलीम खान को भी नैब ने अंदर कर दिया, और वो बल्कि दूरी की वजह बनी अलीम खान और इमरान खान के दरमियान, बिकॉज अलीम ये समझते हैं कि शायद इमरान खान की मर्जी। लेकिन अलीम खान जो इसकी डेफिनेशन कुछ और बताते हैं ना, वो कहते हैं उनको उन पे सब कुछ करवाया गया क्योंकि शायद इमरान खान को ये लग रहा था कि वो सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं और सारे मामला पे बड़ा इंटरफेरेंस है उनकी। वो तो कहानी अलग है ना, उन्होंने तो इसकी डेफिनेशन ही मुकम्मल तौर पर बदल दी है ना अलीम खान से, उसको तो इनसे जरा आप अलग ही रखें। नहीं, वो ये उनका, और मैं जो आप कह रही हैं वही मैं कह रहा था कि अलीम खान का मानना ये है, लेकिन अगर अलीम खान को मैं छोड़ दूं तो सिप्तैन खान जो है उनके साथ क्यों हो रहा था ये? वो तो उनके अपने मियां वाली के, इमरान खान की सीट के नीचे वाले, आज भी बिल्कुल लॉयल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इस वक्त पंजाब असेंबली में हमारे सिप्तैन, उनके खिलाफ क्यों हो रहा था? एनीवे, तो क्या इमरान खान चाहते हैं? बिल्कुल है, लेकिन क्या इमरान खान चाहते हैं कि कोई गैर कानूनी तरीके से कोई नैब के ऊपर कब्जा करके ये काम कर लिया जाए? तो अगर करना होता तो अभी तक क्यों उन्होंने नहीं किया? बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा इल्जाम है। हमारे अपने सपोर्टर्स जो हैं वो तनकीद करते हैं तहरीक इंसाफ के इस बात के ऊपर कि ऑपोजिशन के कई लीडर्स के बड़े वाजे शवाहिद भी मौजूद थे, ओपन एंड शट केसेस थे, उसके बावजूद जो है वो किसी के खिलाफ जो है हतमी फैसले नहीं हो रहे थे। वो इसलिए कि इमरान खान आइन कानून में यकीन रखने वाले आदमी हैं, वो इदारों के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, ना उन्होंने कोर्ट के निजाम में इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, ना नैब में। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, हमारी अदालतों के फैसलों में यह भी लिखा हुआ है असद उमर साहब कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, नैब ने नाजायज लोगों को तंग किया। और आप इस चीज से इनकारी आई एम श्योर नहीं होंगे कि नैब को माजी में भी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता रहा है, और जो बात हमेशा से पीपल्स पार्टी भी करती आई है, नून लीग भी करती आई है। इस चीज को तो आप मानते हैं कि नैब को गलत तरीके से अपने मफाद में हुकूमतें इस्तेमाल करती रही? माजी में बिल्कुल ऐसा होता रहा जी, ये सच है, और आप सही कह रहे हैं कि कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट की जजमेंट्स में ये लिखा हुआ भी है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं दोबारा बोल देता हूं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो हमारी फ्रस्ट्रेशन थी, हमें जिस बात की वजह से नाखुश थे हम, वो ये था कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो बिल्कुल शवाहिद आपको सामने नजर आते हैं, उसमें कोई ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, उसके बावजूद तारीखें पे तारीखें लगती चली जाती थी, किसी के खिलाफ फैसले नहीं होते। और मेरी जाती राय के अंदर कुछ ऐसे भी ऑपोजिशन के लोग थे जिनके खिलाफ केसेस बने, जो मेरे ख्याल में कोई बहुत ठोस उनकी बुनियाद नहीं थी केसेस की। तो क्या नैब जो है वो सबसे साफ सुथरा इदारा और बेहतरीन काम कर रहा था? नहीं कर रहा था। लेकिन बात तो खुर्रम दस्तगीर के बयानिए की है, जिन्होंने कहा कि इमरान खान ने उस नैब को इस्तेमाल करके सब तबाह बर्बाद कर देना था सियासत का पाकिस्तान की, और वो करना था नए आर्मी चीफ के साथ मिलकर। बिल्कुल, इस चीज की आप लोग चाहेंगे कि खुर्रम दस्तगीर के इस इल्जाम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? ऐसा कौन सा फोरम है जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा असद साहब? देखिए, 100% होना चाहिए। कोई खुर्रम दस्तगीर जो है वो एक आम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, वो इस वक्त पाकिस्तान के काबीना का हिस्सा हैं, और उस काबीना का भी एक अहम हिस्सा है। वो हल्फ लेकर आए हुए हैं, उन्होंने आइन के ऊपर हल्फ उठाया हुआ है, अपना आइन को डिफेंड करने का हल्फ उठाया हुआ है उन्होंने, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। तो अगर इतना बड़ा उन्होंने इल्जाम लगाया है तो उनसे को पूछना तो चाहिए कि ये कहां से आया, किसी को तहकीकात तो होनी चाहिए, कौन कर रहा था, हमें भी पता चले कि इतनी खतरनाक साजिश कर कौन रहा था। तो आप किस इदारे से अपील करेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेट करें? किस फोरम पे आप लेकर जाएंगे? इदारा तो जो इदारा जो वाकई में इस वक्त जिसकी बात कोई मान लेगा, वो तो अदालतें ही हैं हमारी, और आला अदालतें जो है वहीं पर है। लेकिन हमारे पहले इतने केस इस वक्त पेंडिंग है हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि ये हमारा इस वक्त इरादा नहीं है कि हम कोई कोर्ट केस लेकर जाएंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि हर सहाफी अगर खुर्रम दस्तगीर से हर दफा वो जो टेलीविजन पे आते हैं उनसे ये सवाल ही पूछना शुरू कर दें, रोज ये सवाल पूछा जाए अगर उनसे, तो शायद कोई जवाब ही मिल जाए हमें इस बात का। लेकिन नैब तरमीम को लेकर तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, दरखास्त आप लोगों ने दायर कर दी है, लेकिन कुछ जो इसमें चेंजिंग्स है उसमें क्या बुराई है? अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि 90 दिन का जो रिमांड है उसको 14 दिन का कर दिया है, इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये मुल्जिम नहीं नैब पर होगा,
इसमें क्या गलत बात है कि अगर 90 दिन का रिमांड 14 दिन कर दिया है, इन्वेस्टिगेटिव स्टेज पर अरेस्ट नहीं करना चाहिए? इस पर तो बहुत ज्यादा तनकीद भी होती रही है। पीटीआई के कुछ लोग खुद भी इसको बड़ा डिफेंड करते हैं कि गलत चीज है, पहले आप इन्वेस्टिगेट करें फिर आप जो है ना वो गिरफ्तारी की तरफ जाएं। तो आपको किन किन चीजों पर इस पर एतराज है? देखें, आपने इस पर 3 चीजों की बात की। इन 3 में से वाकई 2 के ऊपर तो कम से कम मुझे तो कोई एतराज नहीं है। 90 दिन से 14 दिन कर दिया जाए और इन्वेस्टिगेशन जो हो पहले और उसकी किसी बुनियाद के ऊपर अरेस्ट हुआ हो, मुझे इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। लेकिन तीसरी बात जो आपने की, बर्डन ऑफ प्रूफ, देखें पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात हो रही है, ये काम शहरी की बात नहीं हो रही है। पब्लिक ऑफिस होल्डर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाबदेह है कानून के आगे। अगर मेरे असासों में इजाफा हो गया है, मेरे बच्चों के असासे में इजाफा हो गया है, मेरी बीवी के असासों में इजाफा हो गया है, मेरे रहन सहन के अंदर तब्दीली आ गई है, तो मुझे ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जवाब देना। और ये कोई नई चीज नहीं है। आपका जो टैक्स पेयर जो हर साल मैं टैक्स जमा कराता हूं, यकीनन आप भी हर साल अपना टैक्स जमा कराती होंगी, उसके अंदर असासों की स्टेटमेंट होती है और आपको आमदनी और इखराजात का फर्क जो है वो असासों के फर्क से रिकंसाइल करना पड़ता है। रिकंसिलिएशन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट होती है। तो ये तो हर पाकिस्तानी शहरी जो टैक्स पेयर है उसको ये जवाब देना पड़ता है। तो ये जवाब पब्लिक ऑफिस होल्डर जो ओहदों पे बैठा हुआ, जहां पे वो ताकत इस्तेमाल करता है, जहां पे उसके पास इख्तियार होता है, जहां टैक्स पेयर का पैसे की कंट्रोल उसके पास होता है, उसको इस बात का जवाब दे नहीं होना चाहिए। तो बड़ी अजीब और गरीब बात है। दूसरे जो है उसके अंदर से आपने ये कह दिया कि मैं सारी दौलत कमाई जो अपनी बीवी के बच्चों के नाम पे रखता जाऊं और मैं कोई जवाब दे ही नहीं हूं। तो एक तो लिविंग बियॉन्ड मींस का जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर डाल दिया जाए, जो दुनिया में नहीं होता है। व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो जो अक्यूज्ड है उसके ऊपर होता है। लेकिन जाहिर है आपको असासे दिखाने पड़ेंगे, इतना आपको जरूर करना पड़ेगा कि आपके असासे हैं, तो फिर ये सवाल पूछा जाएगा। या आपकी रहन सहन के अंदर अगर आपने 36 ट्रिप लंदन के कर लिए एक साल में, तो आपको ये कम से कम जरूर बताना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद तो जरूर जिसने सफर किया उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये खर्चा कहां से आया था। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ और तब्दीलियां की गई हैं, जिन मसलन उन्होंने ये कहा जैसे कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के तहत जो मालूमात है, बाहर से मालूमात आएंगी, बाहर से अगर कोई प्रूफ आता है तो उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब बाहर की जो आपकी जायदादें हैं, बाहर जो आपने पैसा रखा हुआ है, वो यहां से अगर पाकिस्तानी हुकूमत कोई प्रूफ लेना चाहे, कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहे, वो पाकिस्तान में उस डॉक्यूमेंट को माना नहीं जाएगा। राइट? 2 इंतहाई अहम चीजें जी। एक तो जैसे आपने कहा ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का, यानी ये पाकिस्तान में दौलत जो चोरी करते हैं, ये बड़े ताकतवर ओहदों पर बैठे हुए जो लोग होते हैं, वो पाकिस्तान में थोड़ी अपनी दौलत रखते हैं, तो सारी की दौलत बाहर ले जाते हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर से अगर आप बाहर की हुकूमत से, ये नहीं है किसी को सड़क चलते किसी आदमी से ले आएंगे, बाकायदा ऑफिशियल तरीके से कानून, बैनुल अक़वामी कानून को इस्तेमाल करके म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस से अगर आप बाहर से उनके असासों की, उनके पैसे की इंफॉर्मेशन लेके आ जाएंगे, वो आप पाकिस्तान में यूज नहीं कर सकते। मतलब इससे ज्यादा कितना बड़ा धोखा और कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान की अवाम के साथ कि पैसा लेके चोरी करके बाहर ले जाओ और बाहर से इंफॉर्मेशन इस्तेमाल ना कर सको। दूसरी चीज जो है, ये आपको पता है बहुत सारे केसेस के अंदर, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर ये हुआ है कि वो बेनामी अकाउंट के अंदर जो है, या किसी चपड़ासी के नाम पर, किसी फलूदे वाले के नाम पर अरबों रुपए जो है घुमा दिया आपने उनसे। वो कहते हैं कि अगर आपने उस अकाउंट के अंदर 10 अरब रुपए डाले और उस 10 अरब रुपए में से 100 रुपए छोड़ के बाकी सारा के सारा पैसा आपने निकाल के टीटी करके बाहर भेज दिया, तो आप सिर्फ 100 रुपए के जवाब दे होंगे। वो 9.99 अरब रुपए मतलब कि इन्वेस्टिगेशन उस चीज की होगी कि उस वक्त, मतलब कि उस वक्त जितने अकाउंट में पैसे होंगे, 100 है, 200 है, 2000 अरब आपने बाहर भेज दिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। उस वक्त मौजूद जो पैसे होंगे उस अकाउंट के अंदर, सिर्फ उसी की इन्वेस्टिगेशन हो सकेगी। ये जरा लोगों में अगर मेरे को लेकर मुझे भी बड़ी कंफ्यूजन थी। 4-5 लोगों से मैंने भी समझा। मेरे चपड़ासी के नाम पर अगर मैं 3.7 अरब रुपए डाल दूं, जो आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, बेचारा मरहूम मकसूद चपड़ासी, तो 3.7 अरब रुपए मैं डाल दूं और अगले दिन वहां से टीटी करा के निकाल के बाहर भेज दूं, तो मुझे 1 रुपए का भी जवाब नहीं देने की जरूरत, हालांकि चपड़ासी के अकाउंट में 3.7 अरब रुपए थे। तो ये 2-3-4 चीजें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें और जुल्म है पाकिस्तान की अवाम के साथ। और जैसे खुर्रम दस्तगीर ने कहा, इसीलिए तो आए थे हुकूमत में कि वो करप्शन के केसेस जिसमें वो पकड़े जाने वाले थे, उन सबको इन्होंने फारिग करना था और वो कानून करके उन्होंने फारिग कर दिया। लेकिन वो एक और उज़र अपनाते हैं कि नैब तरमीम सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है, ये सबके लिए है।
ये कल को आप लोग आते हैं तो आप लोगों पर भी अप्लाई होंगी, आज भी आप लोगों पर ही अप्लाई होंगी। तो ये सिर्फ नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए नहीं है, ये तो जाहिर है सब पे यही अप्लाई होंगी ना। कल को आप लोग हुकूमत में आएंगे, आप लोग बदले वो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों के लिए भी वही उसूल है। पैगाम हमें ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, ये करप्शन के खिलाफ तुम्हारे लिए भी अब ये असूल है, तुम भी आओ हुकूमत में, तुम भी बनाओ पैसा, अरबों रुपए बनाओ, खाओ, बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाओ, तो तुम्हें भी हमने माफ करवा दिया। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बड़ी उनकी ये जनरस ऑफर है, ये बड़ी फराग दिलाना ऑफर है, लेकिन हम इसके बगैर ही ठीक है। ये चोर चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो ये क्या मंतक हुई कि क्योंकि सारे पार्टी के चोरों को हमने छोड़ दिया है तो इसलिए ये ठीक काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल, साबिक वफाकी वजीर असद उमर साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर मौशियात डॉक्टर फरूक सलीम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये सुपर टैक्स का बड़ा शोर मचा हुआ है और कह रहे हैं कि बिजनेसमैन जो तबका है ये इनको कोई फायदा नहीं होगा, ये कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे अपने माली मामलात चलाएंगे। दूसरी तरफ हमने हमेशा अपने टैक्स नेट को बढ़ाने की भी बात की है, अमीर तबके पर भी टैक्स लगाने की बात की है कि आप गरीबों को तो टैक्स नेट में ले आते हैं, आप अमीर तबके को भी टैक्स नेट में लेके आए। अब जब इन पर सुपर टैक्स लगाया है बड़ी बड़ी सनतों पर, 13 बड़ी सनतें हैं जिनको, बड़े सेक्टर्स हैं जिनको इस सुपर टैक्स के नेट में हुकूमत लेकर आई। कितना दुरुस्त फैसला है, अगर इमरजेंसी में भी किया है तो कितना आप इसको जायज और दुरुस्त समझते हैं डॉक्टर साहब? जी शादिया, आई थिंक सवाल आपने दुरुस्त उठाया है। 3 जावियों से ये सवाल बनता है कि ये टैक्स क्यों लगाया गया है, इस टैक्स के असरात क्या होंगे आम आदमी के ऊपर, और क्या ये अच्छा टैक्स है या बुरा टैक्स है। देखिए, 10% लगाया गया है। अभी जो कॉर्पोरेट टैक्स है पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 29% है। इंडिया में वो 30% है, बांग्लादेश में तकरीबन 32.5% है। तो इन दो ममालिक के मुकाबले में हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो कदरे कम था। अब ये 29+10 हो जाएगा, 39 पे पहुंच जाएगा, और ये वन टाइम है, ये सिर्फ एक ही दफा लगना है। दोबारा का हुकूमत ने ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा सिर्फ वन टाइम टैक्स लेंगे। ये वो कंपनियां हैं। वन टाइम की मुद्दत क्या है? वन टाइम की मुद्दत क्या है डॉक्टर साहब? जी ये एक ही दफा लगेगा। वन टाइम पीरियड क्या है इसके? जो आपकी माजी में 12 महीने की आमदन होगी, अगर वो 15 करोड़ से ज्यादा है, 25 करोड़ पे है, 30 करोड़ पे है, तो फिर आपके ऊपर ये 10% इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, सिर्फ एक ही बार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लगाया जा रहा है क्योंकि जो साबिका हुकूमत है वो तकरीबन 5,000 अरब का एक बजट का खसारा छोड़ के जा रही है, जो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख का बुलंदतरीन खसारा है। तो IMF के साथ जब नेगोशिएट करते हैं वो कहते हैं जी आप अपना खसारा कम करें, तो यहाँ से हुकूमत इजाफी टैक्स इकट्ठा कर जा रही है ताकि जो बजट का खसारा है अगले साल उसको किसी तरह कम किया जाए। इसके असरात क्या होंगे? देखिए, अगर तो जिस तरह हमें हुकूमत बता रही है कि ये माजी की आमदन के ऊपर लगाया जाएगा, यानी कि जो पिछले 12 महीने की आमदन है उसके ऊपर जो बेतहाशा मुनाफा बख्श कंपनी हैं उनके ऊपर 10% लगाया जाएगा, तो फिर मैं समझता हूं कि वो कंपनियां जो हैं वो अगले साल की आमदन के अंदर कहीं कंज्यूमर के ऊपर ये पास ऑन नहीं कर सकेंगे। ये पिछले साल की आमदन के ऊपर अगर लगाया जा रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि इसका महंगाई के ऊपर कोई बड़ा असर होगा। अब क्या ये अच्छा टैक्स है, क्या ये बुरा टैक्स है? मैं अभी शादिया 2018 का जो इलेक्शन का मंशूर है PTI का, वो खोल के पढ़ रहा था, तो उसमें सफा नंबर 26 है, बार बार ये कहा गया है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो हमने बढ़ाना है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसको उसकी शरह कम करनी है, और उसकी वजह ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादातर बोझ पड़ सकता है पाकिस्तान के गरीब तरीन खानदानों पे, गरीब तरीन जो तबकात हैं। तो वो तो 4 साल में अपना काम नहीं कर सके, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ा सके। अब ये हुकूमत शायद कोशिश कर रही है कि हम डायरेक्ट टैक्स लगाएं और उमराह के ऊपर टैक्स लगाएं।
तो ये अमीरों के ऊपर टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि उनकी आमदन के ऊपर टैक्स। और ये पिछले साल की आमदनी पर है, पिछले माली साल की जो आमदनी है 1 साल की उस पर है, और इसका असर अगले आने वाले जो साल है कंज्यूमर पर नहीं डाला जाएगा, आप ये कह रहे हैं? जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जाहिर बात है कि अगर ये पिछले साल की आमदन के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है तो फिर वो जो कंपनी है वो अगले साल में अपनी कीमतें नहीं बढ़ा पाएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताइएगा, इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि एग्रीकल्चर जो हमारा 20% ऑफ जीडीपी है और रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स ये भी 20% ऑफ जीडीपी है, ये दो सेक्टर्स जो है ये 40% ऑफ जीडीपी है, इनसे फिक्स टैक्स लिया जाएगा। इस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि इसको भी आपको इस नेट में लेके आना चाहिए, सिर्फ इनको आपने फिक्स नेट में क्यों रखा हुआ है, फिक्स टैक्स नेट में क्यों रखा हुआ है? जी, देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 18वीं अमेंडमेंट के बाद वो विफाकी हुकूमत उसके ऊपर टैक्स आयद नहीं कर सकती। वो सूबों की जुरिस्डिक्शन है। उस पर जो सूबे चाहें वो उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, तो वो कानूनी तौर पे विफाकी हुकूमत उनके ऊपर टैक्स लागू नहीं कर सकती। जो दूसरा सेक्टर आपने बताया उसको मैं समझता हूँ बिल्कुल टैक्स नेट में लाना चाहिए। अभी शायद कोशिश ही की जा रही है कि किसी किस्म का फिक्स टैक्स जो है वो दुकान के साइज के हवाले से कुछ बताया जा रहा है, उसके ऊपर फिक्स टैक्स जो है वो लगा दिया जाए। फिक्स टैक्स मैं समझता हूँ बड़ी पुरानी बात है और वो बड़ा मुश्किल है। देखिए, अगर एक सुनारे की दुकान है वो 300 फुट की है और उसके साथ एक साहब जो है वो लेट्स से कि बर्गर्स बेच रहे हैं, तो दोनों के मुनाफों में तो जमीन और आसमान का फर्क होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो टैक्स टारगेट 7,000 से बढ़ाकर 7,470 अरब रुपए किया है, ये आईएमएफ की तजवीज है कि आपने टैक्स जो टारगेट है उसको बढ़ाए। अब अगर आईएमएफ के कहने पे आपने कर तो दिया, लेकिन क्या ये रीचेबल है, क्या ये पॉसिबल है कि आप ये 470 अरब का जो आपने इजाफा किया है ये आप इसको अचीव कर लेंगे? देखिए, इस साल हमें बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 6,000 अरब का जो हद है वो हुकूमत ने अचीव कर लिया है, यानी कि 6,000 के रेवेन्यू इकट्ठे कर लिए हैं। अब अगर 7,400 पे जाना है तो उसका मतलब होगा कि 24-25% इजाफी टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा एक साल में। मैं समझता हूँ कि जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन फैक्टर, ये महंगाई के नतीजे में ये 14-15% तो खुद ही बढ़ जाएगा, लेकिन 24-25% इसमें इजाफा करना जो है ये बहुत ही मतलब मुश्किल टारगेट है और मेरे ज़ाती ख्याल में ये अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर हम इस डेफिसिट में जाएंगे। ये जो चाइना से 2.3 अरब डॉलर मिले हैं, ये कितनी हमें एक सांस मिली है, कितनी स्टेबिलिटी आई है? मैं एक जगह पढ़ भी रही थी, कुछ तज्जियाकार भी ये बात कर रहे थे कि हमारे जो रेमिटेंसेज हैं ये तो हमारे पास तो 6 बिलियन डॉलर के हैं, जो एक महीने की आपकी जो इम्पोर्ट है उसके लिए भी कवर नहीं है, ये पूरा कवर उसके लिए भी नहीं है। तो कुछ किस हद तक आप इसको स्टेबिलिटी समझते हैं जो चाइना से 2.3 अरब डॉलर मिले हैं डॉक्टर साहब? देखिए, अप्रैल की 11 तारीख अगर आप याद कीजिए, जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया था वजारत उज़्मा का, उस वक्त हमारे खजाने में कोई 10.4 अरब डॉलर ये विरासत है साबिका हुकूमत की, और वो जो ज़खायर हैं 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट कवर हमें नहीं दे रहे। अब आप अंदाजा कीजिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और हमारे पास 6 हफ्तों से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने घर में 6 महीने की आमदन को तो गारंटी करने की कोशिश करता हूँ, अपने अखराजात को कवर करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पूरा मुल्क है और उसके पास 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा के ज़खायर नहीं थे। उस वक्त जो आलमी मार्केट्स हैं वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान भी चला है डिफॉल्ट की तरफ, और पाकिस्तान भी बनने चला है एक और श्रीलंका। उस वक्त हुकूमत के पास मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल फैसले या बहुत ही मुश्किल डिसीजन रह गए थे। तो उन्होंने एक डिसीजन ये लिया कि IMF का हिस्सा बनना जरूरी है, और बाकी दोस्त ममालिक, आपको याद होगा, उन्होंने हमें बड़ी वादे तौर पे पैगाम दिया था कि जब तक आप IMF का हिस्सा नहीं बनते हम भी किसी किस्म की मदद नहीं कर पाएंगे, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या बाकी ममालिक हो। तो इस वक्त डिफॉल्ट का जो खतरा था वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से बचा लिया है।
क्या 2.3 अरब डॉलर चाइना के सफिशिएंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हमारी जो पाकिस्तान की अगले 12 महीने की रिक्वायरमेंट है, जिसको वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि जो हमें चाहिए होंगे, वो हमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 41 अरब डॉलर। तो हमें तो चाइना की मदद भी चाहिए होगी, सऊदी अरेबिया की मदद भी चाहिए होगी, IMF की मदद भी चाहिए होगी, वर्ल्ड बैंक का पैकेज भी चाहिए होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैकेज भी चाहिए होगा। ये सब मिला के लेकिन मौजूदा हुकूमत जो इकदाम कर रही है, अब बजट तो आपने जून में पेश कर दिया था, 14 जून को 10 जून को आपने बजट पेश किया। उसके बाद हम देखते हैं हर हफ्ते एक नई डेवलपमेंट आ जाती है, हर हफ्ते एक कीमतों में इजाफा हो जाता है। बिजली आप महंगी कर देते हैं, गैस आप महंगी कर देते हैं, पेट्रोल आपने बढ़ाकर आप 234 पे आप पेट्रोल ले गए हैं। तो अब IMF से आपको हमारा जो इमदादी पैकेज है वो मिलने के इम्कानात किस हद तक रोशन हो गए। फिर आपने सुपर टैक्स भी लगा दिए, आप अमीर तबके को भी टैक्स नेट पे लिया, आपने अपनी सब्सिडीज भी खत्म कर दी हैं। तो कितने इम्कानात रोशन है कि अब IMF से हमें पैसे मिल जाएंगे या और भी अवाम का गला दबाना पड़ेगा? शादिया, 2 स्टेटमेंट्स आई हैं सामने। एक तो IMF की जो रेजिडेंट चीफ हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा है कि देयर हैज बीन इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस, यानी कि वो ये कह रही है कि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। हाँ। और जो हमारी वजारत खाना की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ब्रॉड एग्रीमेंट के, यानी कि एक वसी मुआहदा हो गया है। मैं समझता हूँ कि जो असल बात है वो इन दोनों के दरमियान की कई बात है। मेरी ओपिनियन ये है कि किसी किस्म का वर्बल एग्रीमेंट जो है, जो जुबानी मुआहदा है वजारत खजाना का, वो IMF से हो चुका है। अब जो आलमी इदारे हैं उनका एक कहलाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, IMF का अपना एक प्रोसेस है, वो इस जुबानी एग्रीमेंट को फिर बदलती है, जिसको वो कहते हैं MEFP, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। वो जो जुबानी मुआहदे हैं उनको लिखा जाएगा। अगर तो मेरी सोच दुरुस्त है तो फिर आपको 3 या 4 दिन में वो MEFP जो है वो सामने नजर आ जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि एक लिखा हुआ मुआहदा हो गया है। फिर वो जाता है वजारत खजाना के पास, वजीर खजाना उसके ऊपर साइन करते हैं, फिर गवर्नर स्टेट बैंक साइन करते हैं, और दोनों के सिग्नेचर्स के बाद वो जाता है IMF के बोर्ड के पास। फिर वहां से जब अप्रूवल हो जाती है तो फिर हमें वो $900 मिलियन की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डॉक्टर फारूक सलीम साहब मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क में जहां मौशी और सियासी बहरान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं हर आए रोज एक के बाद एक नई चीज महंगी होती जा रही है, कीमतें दुगनी होती जा रही हैं। एक अब जो नया क्राइसिस नजर आ रहा है, वो क्राइसिस नजर आ रहा है हमें तालीम के शोबे में। इस बहरान की संगीनी का अंदाजा हम इस बात से लगाएं कि पिछले कुछ महीनों में कागज की कीमतों में 4 से 5 बार इजाफे के बाद कागज की जो कीमत तकरीबन 105 रुपए से बढ़कर 210 रुपए फी किलो हो चुकी है। 105 रुपए से बढ़कर 210 रुपए फी किलो हो चुकी है, जिसकी वजह से निसाबी किताबों के साथ साथ बच्चों की जो कॉपीज हैं, बच्चों के जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। और ये खतरा भी पैदा हो गया है कि अगस्त के महीने में जब मुल्क में नया तालीमी साल शुरू होगा, तो उस वक्त सिंध, पंजाब और KPK के टेक्स्ट बुक बोर्ड निसाबी किताबें पब्लिश करने में उन लोगों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये मुश्किलात पैदा हो सकती है क्योंकि जिन पब्लिशर्स को टेंडर सस्ते मिले थे, वो अब कैसे अपनी जेब से पैसे खर्च करें और महंगा कागज खरीदें और जो है ना वो किताबें पब्लिश करें। फिर जाहिर है नतीजा ये होगा कि उन्हें दोबारा से टेंडर करवाना पड़ेंगे या हुकूमत को फिर उनको सब्सिडी देना पड़ेगी। अब कोई चीज सस्ती महंगी लेकर सस्ती तो नहीं बेच सकता, या फिर हुकूमत को सब्सिडी देगी वरना किताबें फिर नहीं छपेंगी। किताबें नहीं छपेंगी तो जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका जो तालीमी साल है वो जाया भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। ये बड़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मकामी पेपर्स मिल्स ने कागज की कीमतों में होशुबा इजाफा ये कहकर कर दिया है कि उनकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जेब से पैसे लगाएं और किताबें पब्लिश करें।
अब जाहिर है उनको तो कोई सरोकार नहीं होगा, किसी के बच्चे का साल जाया होता है, किसी के बच्चे की पढ़ाई में कोई मुश्किलात पेश आती हैं, कोई खरीद सकता है नहीं खरीद सकता, इससे उन लोगों को कोई सरोकार नहीं है। कितना बहरान ये संगीन हो सकता है, कितना बड़ा मसला ये आगे आने वाले दिनों में पैदा हो सकता है। खालिद परवेज साहब है हमारे साथ, सदर उर्दू बाजार। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। खालिद साहब, ये कागज का बहरान कितना संगीन मसला है, जो कह रहे हैं कि हम अपनी जेबों से तो पैसे लगाकर ये किताबें पब्लिश नहीं कर सकेंगे, कॉपियां नहीं बनेंगी, रजिस्टर्ड नहीं बनेंगे, तो जाहिर है अगस्त में नया तालीमी साल शुरू होना है, बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं आप इन प्रॉब्लम्स को? देखिए, ये प्रॉब्लम जो है ये हमारी अपनी पैदा करता है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी लूट मार है। महंगाई जरूर हुई है, लेकिन इस कदर महंगाई नहीं हुई कि आप 105 रुपए वाला कागज 210 रुपए में कर दे। ये तो अंधेर नगरी आ गई। अगर कॉपी की कीमत बढ़ेगी, हर चीज की बढ़ेगी। देखिए, बच्चे को मिले ना मिले वो तो बात की बात है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे हमारे जो मेहनत कश है, जो मजदूर हैं, बेरोजगारी में इतना बड़ा इजाफा होगा कि हम हुकूमत इसको संभाल नहीं सकेगी। फिर आज भी देख लें आप कि जो बच्चे 10 साल से 18 साल की उम्र के हैं वो पढ़ाई को छोड़कर मेहनत मजदूरी पर लग गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा तूफान है। देखिए, लोगों ने टेंडर किया 190 रुपए में, अगर 210 रुपए में वो लेगा तो उसकी मशीन की कीमत जो है, और वो उसको 500 टन कागज लेने पर मशीन बेचकर तब भी नहीं उसके कसारा पूरा हो सकता। तो इससे ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी सनत है जो तबाही के दराने पर पहुंची है, और ये तबाह हो जाएगी। और इसमें तो आप इसमें मकामी मिल्स को कसूरवार समझ रहे हैं? ठीक है, पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान पर भी असर पड़ा है, इसमें मकामी मिल्स ज्यादा इसको आप कसूरवार समझ रहे हैं, उनका कसूर है ज्यादा? देखिए, महंगाई जरूर हुई है, पर इस कदर महंगाई नहीं हुई कि आप 105 रुपए वाला कागज उसको कहे जी डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ गया, और 210 रुपए में ले आए। डॉलर वाली कौन सी चीज डल रही है? उसमें रिसाइकल पेपर डलता है, उसमें टूड़ी डलती है, सब यहाँ हमारी मुकामी पैदावार है। वहां से कूड़ा करकट से उठाया हुआ कागज डालकर, और उसको कागज घटिया तरीन कागज जो आज टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में लगता है, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलोचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तून हो, चाहे पंजाब हो, सभी जगह ये है। कभी तो इसके लिए कहा जाता है, एक कंपटीशन के लिए एक टेंडर किया जाता है, जब टेंडर होता है उसी रात रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, ये और कोई वजह नहीं है कि इसके कागज की कीमतें बढ़ाना। देखिए, आप बढ़ा सकते थे 20 रुपए, 30 रुपए, तो क्या आप 50 रुपए बढ़ा सकते नहीं थे। तो ऐसे इकदाम करके क्या हुकूमत से एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत सब्सिडी दे? IMF का आगे प्रेशर है कि आप लोग अपनी सब्सिडीज को खत्म करें, तो हुकूमत सब्सिडी कैसे दे सकती है जो ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है, जो ऑलरेडी टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रहे हैं, वो तो सब्सिडी खत्म कर रहे हैं ऑलरेडी। देखिए, वो बड़ी अच्छी बात है, सब्सिडी खत्म, हम सब्सिडी नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि मुल्क के लिए, कौम के लिए कुर्बानी दे, बाहर से कागज की इजाजत खुली छूट दे दे, ये मिलों को सबक मिल जाएगा, ये खुद ब खुद अपनी लाइन पर आ जाएगी, नजायज मुनाफाखोरी खत्म हो जाएगी। जब सबको पता होगा बाहर का कागज उम्दा कागज मिलेगा, और फिर इस कागज पर किताब की उम्र जो है वो 6 माह से ज्यादा नहीं है, नाकस कागज है। जो बाहर से आएगा कागज उसकी उम्र 5 साल तक होती है। तो ये ज़रा मुबादला भी बचेगा, लोग भी खुशहाल होंगे, कारोबार भी चलेगा। अगर ये बेरोजगारी होती है, तालीम का तो हर्ज होना ही होना है, और हो रहा है। और जो आप क्या कह रहे हैं, कागज बाहर से मंगवा लें, इंपोर्ट कर लें? बिल्कुल इजाजत दे कि जो जिसका जी चाहे बाहर से मंगवाए। जैसे आसफ अली जरदारी साहब ने, डॉलर आपके पास आगे नहीं है, एक डॉलर की ऑलरेडी कमी है जी, हुकूमत ने तो पहले ही इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई है। आप कह रहे हैं कि कागज भी बाहर से इम्पोर्ट। मैं कहता हूँ जितने भी रेट बढ़ गए हैं, जितने भी रेट बढ़ गए हैं, उसके बावजूद इन चोर बाजारी को तो बंद करवाएं। ये चोर बाजारी तो बंद होती है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। चोर बाजारी पर चेक रखें,
कि उन्होंने 105 रुपए से 210 रुपए किस तरह कर दिया। तो फिर हुकूमत पूरा करे, उसके लिए तो 210 रुपए करने के बाद मेरी बात सुने, कागज खरीदे। तो प्रोटेस्ट पे अगर चले जाते हैं तो अगस्त 2 महीने बाद नया तालीमी साल शुरू होना है, तो बच्चों की किताबें पब्लिश हो जाएंगी, कॉपियां बन जाएंगी, रजिस्टर्ड बन जाएंगे, या इसमें भी ताखीर हो सकती है? वो तो बड़ी दूर की बात है, लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। बहुत शुक्रिया खालिद परवेज साहब, सदर उर्दू बाजार मेरे साथ थे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।